आप ब्रिजभूषण शर्मा के वकील थे, आप दिनेश फोगाट के अगेंस्ट थे। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब और मैं LLB साथ साथ कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हमको फांसी हो रही थी, फांसी को आप टाल पाएंगे? हाँ, तिहाड़ जेल भी उस दिन दुर्भाग्य दिन था कि तिहाड़ जेल भी खुली उस दिन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी खुला उसी दिन रात में, दिल्ली की माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट भी खुली, राष्ट्रपति भवन भी खुला, गवर्नर हाउस भी खुला। तो ये उसी एंटी रेप लॉ के मिसयूज में मेरा बेटा बंद हो गया है। अब मैं क्या करूं? छापता था और कहते थे, जेठमलानी साहब कहते थे, मलानी जी, नोबडी कैन आस्क क्वेश्चन टू मलानी टू AP सिंह, ये टाइटल छपते थे। तो लेकिन मैंने उसके AP सिंह साहब, आप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पैरवी करते हैं, आप गैंगस्टर कालू जेटली की पैरवी करते हैं, जो कि इस समय देश में गैंगस्टर जिनको गैंगस्टर अरेस्ट कराओ, माननीय गृह मंत्रालय से जांच कराओ, रक्षा मंत्रालय से जांच कराओ, ऑनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 रिटायर जस्टिस की कमेटी बनाइए, कमीशन बनाइए और उनके किंग मेकर लालू प्रसाद यादव बहुत खुश हुए, बहुत गले लगाया कि वास्तव में आप वकील तो अच्छे हैं ही सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उससे अधिक कहीं लेखक अच्छे हैं और उससे अधिक कहीं लेखिका है। और मैंने दामिनी द पॉलिटिकल मर्डर एंड द राइज एंड फॉल ऑफ लालू प्रसाद यादव। AP सिंह साहब, जानना चाहूंगा कि जो ये आपकी पुस्तक है आसाराम बापू द स्टोरी इन डेप्थ, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसे कैसे समराइज करेंगे आप? स्टोरी इन डेप्थ में सारी सच्चाई लिखी है, सब जीवन की, उनके जीवन की अब तक की जो थी, जब तक मैंने उस पुस्तक को लिखा उसमें वो के माध्यम से, और आपने इसीलिए इस पुस्तक को दामिनी द पॉलिटिकल मर्डर नाम दिया है। कुछ बताइए इसके बारे में। वो पॉलिटिकल मर्डर ही था जिसमें शुरू से आखिर तक गृह मंत्री शिंदे जी थे उस समय के मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करें। बेस्ट विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह साहब। AP सिंह साहब यूपी के रहने वाले हैं और लखनऊ से 1977 में इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी वकालत का सफर शुरू किया। AP सिंह साहब की जो दलीलें हैं वो निचली अदालत हो, हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमेशा ही चर्चा का विषय रहती हैं। वैसे AP सिंह साहब तब संज्ञान में लगभग सुर्खियों में आए जबकि निर्भया गैंग रेप केस जो हुआ था दिल्ली का, जिससे पूरा देश की जन भावनाएं जुड़ी थी, उस वक्त उस केस की पैरवी डॉक्टर AP सिंह साहब कर रहे हैं। तो पहले AP सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। जी बहुत बहुत नमस्कार। उत्तराखंड लाइव के सभी दर्शकों को आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का बहुत बहुत सम्मान। AP सिंह साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे, जब आप अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे 1977 में, जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, क्या उस दौरान आपने ये सोच लिया था कि आप वकालत की जो शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही करेंगे? और दूसरी बात ये कि क्या आपको ऐसा था कि आप ऐसे केसेस पे हाथ डालेंगे जो लगातार मतलब सुर्खियों में रहेंगे और जिससे देश की जन भावनाएं कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहेंगे? अब देखिए, स्टूडेंट लाइफ में तो पता नहीं होता है गर्भ में क्या छिपा होगा। वर्तमान में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब और मैं LLB साथ साथ कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से, हम साथी थे। अब किसी को नहीं पता था वो वहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे और किसी को नहीं पता था हम सरकार के लिए या अन्य के लिए वकालत करेंगे देश की सबसे बड़ी अदालत में। लेकिन हाँ, करना चाहिए। कर्तव्य पथ पर जो मिला, मेरे मानना है जीवन में कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही है, भी सही। जो भी कर्तव्य पथ पर मिले उस पर करना चाहिए। और एक बात और मैंने अपने माता पिता से सीखी है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये जीवन का संकल्प उन्होंने सिखाया और उस पर चलने का मैंने प्रयास किया। AP सिंह साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये बनता है कि जब आप निर्भया केस है जो उसकी पैरवी कर रहे थे और निर्भया केस में जो दोषी थे उनके आप वकील बन रहे थे, उनकी पैरवी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कर रहे थे, तो उस वक्त देश की जो जन भावनाएं थी, पूरा देश में आक्रोश था, उस आक्रोश का सामना आपने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किया ही है। तो उस समय इस आक्रोश को और जो आलोचनाएं हो रही थी, आपने भी उन आलोचनाओं को फेस किया, तो कैसे इस आलोचनाओं को आपने हैंडल करा जबकि पूरा देश एक तरफ था और दोषियों की पैरवी करने वाले आप एक तरफ थे? एक समय जो ग्राह दूसरे समय त्याज्य होता है। होली के दिन अगर आप छींटे ना डालें तो शरीर पे अच्छा नहीं लगेगा, और वही दिवाली के दिन अगर रंग डाल दें तो वो कपड़े खराब लगने लगेंगे। तो समय बदलता रहता है ना। मुझे उस समय ऐसा लगा कि लोगों की क्या आलोचनाएं हैं। अपने काम में व्यस्त रहो, मस्त रहो, अपने काम को करते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर करते रहो, सत्यता के साथ करते रहो, ईमानदारी के साथ करते रहो, लगन के साथ लगते रहो। एक दिन आपको वो समय आएगा तो निश्चित तौर पर वो कार्य करना चाहिए था जो उस समय
लग रहा था आलोचना, और जैसा आपने कहा मैं तो नहीं मानता, लेकिन ऐसे लोग आए मेरे पास कि मैं सर उस समय आपकी विचारधारा के अगेंस्ट था, लेकिन अब उसी पॉक्सो में मेरा भतीजा बंद हो गया है, उसी एंटी रेप लॉ के मिसयूज में मेरा बेटा बंद हो गया है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा मैंने तो कहा था किसी कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये समय है, बदलता रहता है। सिंह साहब, जिस दिन दिल्ली में निर्भया के दोषियों को फांसी होनी थी, उस रात को दिल्ली की सर्वोच्च संस्थाएं खुल गई, क्या तिहाड़ जेल, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अंत में रात के 2 बजे भी, फांसी के 1 घंटे पहले भी आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। आखिर आप इतने आश्वस्त क्यों थे कि आपको लगा कि लास्ट मिनट में भी आप केस को पलट देंगे और दोषियों को, मतलब जो सजा उनको फांसी हो रही थी, उस फांसी को आप टाल पाएंगे? हाँ, तिहाड़ जेल भी उस दिन दुर्भाग्य दिन था कि तिहाड़ जेल भी खुली उस दिन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी खुला उसी दिन रात में, दिल्ली की माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट भी खुली, राष्ट्रपति भवन भी खुला, गवर्नर हाउस भी खुला। तो ये सौभाग्य समझिए, दुर्भाग्य समझिए, लेकिन मैं तो समझता हूँ एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए, और न्याय मिलते हुए होना चाहिए और होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और मैं एपी सिंह साहब, हाथरस गैंग रेप हो या हाथरस में जो सत्संग में 101 लोगों की मौत होती है वो मामला हो, हाथरस गैंग रेप के जो आरोपी थे उनको आपने बाइज्जती बरी करवा दिया। अभी जो 101 लोगों की सत्संग के दौरान जो मौत हो गई थी, जो भी भगदड़ हो गए थे, उसको आप साजिश बता रहे हैं, ये एक साजिश थी। क्यों मतलब आपको ऐसा लगा कि ये साजिश है? और दोनों ही आपका जो केस थे, हाथरस वाले गैंग रेप वाला केस हो चाहे ये 101 वाला केस हो, दोनों की पैरी आप बड़ी बेबाकी से समय कर रहे हैं। हाँ जी, हाथरस के दोनों केस हुए और दुर्लभ केस थे दोनों, उनमें भी मैंने पहले यही कहा था। हाथरस रेप प्रकरण हुआ, लोगों ने उसे पर्यटन स्थली बना लिया, लोग कहने लगे योगी जी से इस्तीफा दें, जब प्रथम दौर का उनका मुख्यमंत्रित्व का काल था। मैंने कहा किसी केस की जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से क्यों देखते हो, लेकिन उसमें भी जाति की गई। और देखिए, मैंने सीबीआई इंक्वायरी कराई, मांग हुई, ट्रायल हुआ, और उस ट्रायल में बाइज्जत बरी 3 एक्यूज हुए, जिन बातों को मैं कह रहा था कि बाइज्जत बरी होंगे, और तो हुए ट्रायल कोर्ट से। दूसरा हाथरस हुआ, हाथरस दुखद है, हाथरस सुखद नहीं है, दूसरा दुखद हुआ हाथरस कि अभी फिर 121 लोगों की साजिश षड्यंत्र के तहत मौत हुई, वो भी दुखद था। लेकिन उसमें भी अब चार्जशीट फाइल हो गई है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, और वो सारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। नारायण साकार हरि की भी अपीयरेंस कल न्यायिक आयोग में हो गई है, और वो सारा हो गया। एपी सिंह साहब, एक मामला बहुत सुर्खियों में रहा, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आती हैं, आप नोएडा उनसे मिलने जाते हैं, सचिन मीना के घर आप जाते हैं वहां पर, और नोएडा में जाकर आप क्या करते हैं कि राष्ट्रपति से कहते हैं कि इनको भारत की नागरिकता दी जाए, सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी जाए। इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी तो वो आई थी। सीमा सचिन मीना वाले केस की आप बात कर रहे हैं। सीमा हैदर बन के आई थी और भारत ने उसे सीमा सचिन मीना बना दिया। पाकिस्तान से अब तक गोलियां आती थी, लेकिन हमने पाकिस्तान से पहली बार डोली मंगाई, और डोली ऐसी मंगाई, सुखद है, और उस डोली का परिणाम होगा थोड़े दिन बाद 0 नंबर के कपड़े भी पहुंचेंगे और छोचक भी पहुंचेगा, और एक बच्चे का नया नामकरण भी होगा। वो भारत का बच्चा होगा, हिंदुस्तान का बच्चा होगा, उत्तर प्रदेश का बच्चा होगा, सनातन धर्म का बच्चा होगा, इस दौरे मोहब्बत का बच्चा होगा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने सीमा हैदर वाले मामले में ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी करी? कुछ समय उनको भारत में आया होता है और आप कहते हैं कि सीमा हैदर को अदनान सामी की तर्ज पर भारत की नागरिकता दे दी जाए। अदनान सामी तो सालों साल, वर्षों वर्ष एक संगीतकार के रूप में, गीतकार के रूप में भारत में रहे, लेकिन सीमा हैदर को आए कुछ ही समय हुआ था, शादीशुदा है, 4 बच्चों को लेके आती हैं और अवैध तरीके से भारत आती, तो आपको कहीं ये नहीं लगा क्या पता कोई जासूस हो, कोई एजेंट हो, क्या पता कोई आतंकवादी हो? तो क्या जल्दबाजी नहीं था उनको भारत की नागरिकता देने के लिए, जो आप उनकी पैरवी कर रहे थे? मैं तो देखिए उस समय भी कह रहा था, अगर स्पाई है, आतंकवादी है, जासूस है, तो आप कठोर से कठोर जांच कराइए। SIT, ATS जांच कराई, हमने क्या गृह मंत्रालय से कराई। मैं ऐसा व्यक्ति था, मैंने कहा इनका लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सब टेस्ट कराओ, माननीय गृह मंत्रालय से जांच कराओ, रक्षा मंत्रालय से जांच कराओ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 रिटायर जस्टिस की कमेटी बनाइए, कमीशन बनाइए, और उनके तहत जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्यार में आई है, अगर वो 2022 की लैला मजनू श्री फरियाद हीर रांझा बनना चाहती है, तो फिर बन जाने दीजिए, इतिहास को बढ़ जाने दीजिए, प्यार के पक्षों को उड़ान भर लेने दीजिए। चलिए एपी सिंह साहब, दूसरा प्रश्न पर आते हैं।
विनेश फोगाट जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने से बाल बाल बच गई, वो आपने देखा, सारे देश ने देखा। और जब उनका केस भारत में था, विनेश फोगाट जो ब्रिजभूषण शर्मा पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, आप ब्रिजभूषण शर्मा के वकील थे, आप विनेश फोगाट के अगेंस्ट थे। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, आपने देखा विनेश फोगाट को वहां पर जीत दर्ज मिली है। क्या कहना चाहेंगे विनेश फोगाट को इस जीत के बारे में आप? बहुत बधाई, उन्हें दिल की गहराइयों से बधाई। गोल्ड मेडल जीत गए में रह गई, कोई ऐसी बात नहीं। समय है, ये जीत है, राजनीति की जीत है। विधानसभा में जाके गोल्ड मेडल जैसी बात करें, राजनीति को उच्च शिखर पर पहुंचाएं और अपने पिछले अतीत को छोड़कर भविष्य को बनाने के लिए जब काम करेंगी। एपी सिंह साहब, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट हैं। इससे पहले अब तो हमारे बीच नहीं है, राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट रहे और काफी चर्चित नाम है वकालत के क्षेत्र में कहूंगा, या सुप्रीम कोर्ट में वकालत के दौरान उनका जो उनका कार्यकाल रहा। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनकी वकालत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप उनको कैसे देखते हैं, डॉक्टर राम जेठमलानी साहब को? मेरे बहुत अच्छे प्रिय थे। BBC लंदन, वॉल स्ट्रीट जर्नल निर्भया के समय ही छापता था और कहते थे, जेठमलानी साहब कहते थे, मलानी जी, nobody can ask question to मलानी to AP सिंह, ये टाइटल छपते थे। तो मुझे सुखद अनुभव होता था। आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा स्वर्ग सिधार गई, लेकिन हमारे लिए प्रेरणा, हमारे लिए रास्ता, हमारे लिए नई दिशाओं को तय करने का एक मार्ग प्रस्तुत कर गए हैं और हम प्रयास करेंगे उनके बनाए हुए रास्ते पर चलें। और एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलता हुआ दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर एक तरफ कहा जाता जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल। दोनों को हमें मध्य में बैलेंस बनाना है और इस देश के लोगों को जो दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार से हैं, जो नहीं सोच सकते कि हम नीचे से ऊपर तक कैसे अपने केस को लड़ें, लेकिन मैं चाहता हूं वो आशा की किरण से देखें कि भारत में 2024 में अगर देखें 23, 22, 12, 10, 97, 97, 98 जब भी देखें, और जब तक मैं हूं तब तक न्याय की धुरी, न्याय की तराजू पर डॉक्टर AP सिंह, उनको न्याय की लड़ाई, न्याय दिलाने की लड़ाई, उनको जस्टिस दिलाने की लड़ाई, बिना किसी जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के, बिना किसी अमीरी गरीबी के, बिना किसी पद के दिलाता रहूंगा। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि AP सिंह साहब वैसे पेशे से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन ये एक लेखक भी हैं। इनकी कुछ बुक्स आई हैं मार्केट में जो काफी चर्चित रही हैं, जैसे कि आसाराम बापू, स्टोरी इन डेप्थ, दामिनी द पॉलिटिकल मर्डर एंड द राइज एंड फॉल ऑफ लालू प्रसाद यादव। तो AP सिंह साहब, पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि जो आसाराम बापू पर आपने पुस्तक लिखी है स्टोरी इन डेप्थ, इससे आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग इसे कैसे देखें, आप कैसे इसको समराइज कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने आशाराम बापू जी के जीवन पर द आशाराम बापू स्टोरी इन डेप्थ लिखी और बहुत पॉपुलर भी हुई। खुद बापू जी ने उसको देखा जोधपुर जेल में, और सच्चाई लिखी मैंने उसमें एक लेखक की तरह भूमिका निभाई है कि जो चीज। आप तो आसाराम बापू की पैरवी भी कर रहे हैं, आप उस केस में भी आप आ गए थे। हाँ, नहीं, वो पैरवी आज भी मैं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने कृत्य किया वो अब मैटर जुडिशियल उसमें है, मैं उस पर नहीं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, इस देश में पुरुष महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पुरुष के लिए न पुरुष आयोग है, न पुरुष हेल्पलाइन है, न पुरुष थाना है, न पुरुष हेल्प डेस्क है, न पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पुरुष जाए तो जाए कहाँ, चाहे नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या का मामला हो। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि AP सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट तो हैं ही, साथ ही एक लेखक भी हैं, राइटर हैं। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो मार्केट में आई हैं और जो काफी चर्चित रही हैं, जैसे कि आसाराम बापू, द स्टोरी इन डेप्थ, दामिनी द पॉलिटिकल मर्डर एंड द राइज एंड फॉल ऑफ लालू प्रसाद यादव। AP सिंह साहब, जानना चाहूंगा कि जो ये आपकी पुस्तक है आसाराम बापू, द स्टोरी इन डेप्थ, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसे कैसे समराइज करेंगे आप? स्टोरी इन डेप्थ में सारी सच्चाई लिखी है, सब जीवन की, उनके जीवन की अब तक की जो थी, जब तक मैंने उस पुस्तक को लिखा उसमें वो सच्चाई लिखी है, और उसी आधार पर सारी चीजों को उनके जीवन काल से अब तक जो उनके साथ घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, किस तरह से लोगों ने उन्हें फंसाने का प्रयास किया और अंततः फंसा ही दिया, वो सारी चीजें स्टोरी इन डेप्थ का अर्थ यही है, गहराई में लिखी गई है और उनको दिया गया है। आपकी दूसरी पुस्तक पर आता हूं, जिस पर कि आपने लालू प्रसाद के बारे में लिखा है, द राइज एंड फॉल ऑफ लालू प्रसाद यादव।
ये एक पॉलिटिकल आदमी की एक पुस्तक है, थोड़ा लीक से हटके हो जाती है, लेकिन इसमें आपने क्या मतलब कैसे समराइज किया आपने लालू प्रसाद यादव का जो अपना उनका कार्यकाल रहा था, क्या आपने किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया है? दो मैंने लिखी। जब लालू प्रसाद, पहले हमने लिखा था राइज एंड फॉल लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी ऑफिस में आए, हमारे मिले, बढ़िया अच्छी तरह मैंने बुलाया, बात की, बहुत तेजस्वी जी भी साथ थे और मिले। मैंने उन्हें पुस्तक भेंट की, उन्होंने कहा वेरी गुड, पढ़ा, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही कि लालू प्रसाद यादव राइज एंड फॉल ये कुछ जची नहीं। मैंने कहा अगली किताब आप देखिएगा, उसमें लिखा होगा लालू प्रसाद यादव किंग मेकर लालू प्रसाद यादव। बहुत खुश हुए, बहुत गले लगाया कि वास्तव में आप वकील तो अच्छे हैं ही सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन उससे अधिक कहीं लेखक अच्छे हैं और उससे अधिक कहीं लेखिका है। और मैंने एक पुस्तक लिखी आदरणीय राजनाथ सिंह पे, आयरन मैन राजनाथ सिंह जी, तो लिखा उसमें जी। आपकी एक और पुस्तक है दामिनी द पॉलिटिकल मर्डर। आपको क्यों लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है? और आपने तो उस समय राष्ट्रपति महोदय पर भी सीधे से वो अपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए, तो आपकी नाराजगी दिखती है इस पुस्तक के माध्यम से, और आपने इसीलिए इस पुस्तक को दामिनी द पॉलिटिकल मर्डर नाम दिया है। कुछ बताइए इसके बारे में। वो पॉलिटिकल मर्डर ही था जिसमें शुरू से आखिर तक गृह मंत्री शिंदे जी थे, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री शिंदे जी थे, और उसको उन्होंने वास्तव में बोला था कि इनको तो मैं फांसी दिला दूंगा। व्हाट इज दिस? एक होम मिनिस्टर बोले इनको तो मैं फांसी दिला दूंगा, ट्रायल चलता रहे, दैट इज ए पॉलिटिकल मर्डर। शीला दीक्षित जी ने भी अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जब मिलती थी मुझे कहा कि हाँ, उसमें बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है तुम्हारे लोगों के साथ, उन्होंने कहा। और आपने लास्ट में देखा क्या, मैं आज भी बड़े विश्वास के साथ, और देश के बड़े जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं आज भी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ, क्या आज भी दया याचिकाएं फांसी की पेंडिंग नहीं है? बताइए, क्या महामहिम ने अपनी महामहिम की गरिमा को रखा? क्या आउट ऑफ टर्न फांसी देना, आउट ऑफ टर्न मर्सी पिटीशन को सुनना पॉलिटिकल मर्डर नहीं है? आउट ऑफ टर्न, आप तो महामहिम हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, राष्ट्रपति कहा जाता है। आप तो देश की हैं, आपको उससे क्या लेना देना? आप आउट ऑफ टर्न मर्सी पिटीशन को डिसाइड क्यों की? सीरियल से लाते तो उसको करते तो कुछ और बात होती, लेकिन नहीं हुई। लेकिन मैंने उसके एपी सिंह साहब, आप गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पैरवी करते हैं, आप गैंगस्टर कालू जेटली की पैरवी करते हैं, जो कि इस समय देश में जिनको गैंगस्टर कहा जाता है, तो क्या मकसद है आपका जो आप इनकी पैरवी बड़ी बेताबी से करते हैं? क्या मकसद है आप ऐसे गैंगस्टरों की पैरवी करना? मतलब चौधरी हो, आनंद पाल सिंह या और कोई, मुझे अपनी माओ के लाल लगते हैं, और हर बच्चा जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है। वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं जिनकी वजह से वो अपराधी बन जाता है? वो समाज कौन सा है, वो कौन सा कानून है, वो कौन से राजनेता है, वो कौन से देश के लोग हैं जिनकी वजह से वो व्यक्ति अपराधी बन जाता है? मैंने उस काम को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, और आपने देखा अनुराधा चौधरी और संदीप काला जठेरी की शादी कोर्ट के आदेश से करा के, और दुनिया को दिखा दिया कि विवाह के बंधन जो सनातन धर्म का एक रीति रिवाज परंपरा है, शायद मुख्य धारा में लाने के एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है, और ये होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। बताइए, आप कोई अपराधी नहीं कहता उसका बेटा बड़ा अपराधी बने, वो चाहता है उसका अपराधी शिक्षा पढ़े, कामयाब बने, लेकिन फिर भी आज भी हमारी जेलें भरी पड़ी है। हम क्यों नहीं सुधार सकते? क्यों नहीं जेल में केवल हम सुधार गृह का बोर्ड लगा के रह जाते हैं? क्यों हम जेल में मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया, केवल यही गाना गीत गाकर क्यों नहीं हम उन धब्बों को धोने का प्रयास करते हैं? हम क्यों नहीं उनको फिर से मैली चादर को साफ करके बना सकते हैं, अच्छे रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं? क्यों नहीं हम ला सकते? हम ला सकते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें ये कर्तव्य को निभाना चाहिए कि क्यों नहीं हम जीवन में इन सच्चाइयों पर चल सकते हैं। तो धन्यवाद एपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपके अनुभव, आपकी वकालत हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करें। बेस्ट विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपकी टीम को, आपके ऑफिस को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।